जय हिंद दोस्तों। मैं मिथुन चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विधि ई लर्निंग पॉइंट पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो कि आज हम सभी चार्टर एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम चार्टर एक्ट के बारे में बात करें। देखते हैं, आज हम बात करने वाले हैं सभी चार्टर एक्ट के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक चार्टर एक्ट पढ़ा चुका हूं, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इससे पहली वीडियो में आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि मैंने इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, वीडियो काफी लेंथी हो रही थी तो इस वजह से मैं ये सारे चार्टर एक्ट नहीं करा पाया, तो आज मैं सारे चार्टर एक्ट आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है ना, आप ये देखो 1784 का चार्टर एक्ट। जी हाँ, 1773 के बाद एक एक्ट आता है 1784, लेकिन उससे पहले भी एक एक्ट और आता है और उस एक्ट का नाम क्या होता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जी हाँ, उस एक्ट का नाम क्या होता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और वो कब आता है? 1781 में। कब आता है? 1781 में। लेकिन ये एक सफल एक्ट नहीं रहा था, ये एक क्या था? असफल एक्ट रहा था ये। तो इसी को सुधार करने के लिए, इसी एक्ट के जो भी विधि थी इसी का, इस एक्ट का सुधार करने के लिए फिर एक एक्ट और आया 1784 में, और जिसका नाम क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट। उस एक्ट का नाम क्या पड़ा फिर? पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 जो चार्टर एक्ट था उस एक्ट का नाम क्या पड़ा? पिट्स इंडिया एक्ट। ये आज हम पहले बात करने वाले हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 में क्या था? एक ब्रिटिश प्रवर समिति के ब्रिटिश प्रवर समिति के एक अध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष थे, उनका नाम एडमंड वर्क हुआ करता था। उनका नाम क्या हुआ करता था? एडमंड वर्क हुआ करता था। इन्होंने क्या कहा था कि जो कलकत्ता की सरकार होगी, जो कलकत्ता में सरकार होगी, कलकत्ता की सरकार, आप ऐसे समझ लो कि कलकत्ता की सरकार, कलकत्ता की सरकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा। कौन कौन? बंगाल, बिहार और कौन? उड़ीसा। इन तीनों के लिए जो कलकत्ता की सरकार होगी वो क्या बनाएगी? विधि या कानून बनाएगी। क्या बनाएगी? विधि या कानून बनाएगी। कौन? कलकत्ता की सरकार। अब इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को विधि बनाने के, कानून बनाने के दो स्रोत मिल गए थे। एक तो मिल गया था कौन सा? 1773। अब यहां देख लो, एक मिल गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन, और दूसरा जो मिल गया था वो 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये किसके अधीन था? ये किसके अधीन था बताओ जल्दी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अधीन। ठीक है ना, याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को विधि या कानून बनाने के लिए कौन कौन से दो स्रोत मिल गए थे? एक तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, और फिर दूसरा कौन सा मिल गया था? 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट मिल गया था। ठीक है ना, दो स्रोत मिल गए थे। आगे क्या होता है कि अब ये पूरा इसमें ये प्रोसेसर था एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, ये थोड़ा विफल रहा। इसकी जो नीति थी वो कामयाब नहीं हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा नहीं कर पाई थी। ठीक है ना, तो इस कंपनी फिर इसके बाद इस 1781 एक्ट के बाद फिर एक एक्ट आता है 1784 का चार्टर एक्ट, और जिस एक्ट का नाम क्या पड़ता है? पिट्स इंडिया एक्ट। क्या नाम पड़ता है? पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या था? कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य, देखो ऐसे सुन लो, कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज का, यहां देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ब्रिटिश ताज का पहला, ब्रिटिश ताज के, आप ऐसे समझो, ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का। जी हां, पिट्स इंडिया एक्ट क्या था कि कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र
जो कि ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैज्ञानिक दस्तावेज था। क्या था? पहला वैज्ञानिक दस्तावेज था। क्या था? पहला वैज्ञानिक दस्तावेज हुआ करता था ये। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं आगे क्या इसके जो मुख्य उद्देश्य थे, इस एक्ट के, पिट्स इंडिया एक्ट के जो मुख्य उद्देश्य थे, उसमें क्या लिखा था कि भारत में ब्रिटिश सरकार का अधिकार। जी हां, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? भारत में ब्रिटिश सरकार का अधिकार करना था। और ब्रिटिश कंपनी ने व्यापारिक और राजनीतिक, ब्रिटिश कंपनी से इस एक्ट ने व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया, एक दूसरे से बिल्कुल डिवाइड कर दिया। जैसे आप ऐसे मान लो कि कोई घर है, ठीक है ना, इस घर के दो टुकड़े कर दिए गए थे, छोटी बहू यहां रहेगी और बड़ी बहू यहां रहेगी। इसका मतलब यह है कि व्यापारिक जितने भी कार्य होंगे वो यहां पर होंगे और राजनीतिक कार्य होंगे वो इस एरिया में होंगे। ठीक है ना, इस एरिया में होंगे और राजनीतिक कार्य इस एरिया में रहेंगे और व्यापारिक कार्य किस एरिया में होंगे? इस एरिया में होंगे। ठीक है ना, इनके दो डिवाइड कर दिए गए थे कि भाई तुम मान लो, ऐसे मान लो कि एक तो ब्रिटिश सरकार जो थी एक वो चलाएगी और ऐसे मान लो इस घर को गवर्नर जनरल चलाएगा और इस घर को कौन चलाएगा? बताओ जल्दी, इस घर को कौन चलाएगा? अरे बताओ ना, इस घर को तो गवर्नर जनरल चलाएगा। और यहां पहले क्या होते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी खुद के एक सचिव मानती थी। क्या मानती थी? सचिव मानती थी। इस तरीके से मान लो आप, इस चीज को छोड़ो, मैं तुम्हें और दूसरे तरीके से समझाता हूं। आप ऐसे ही मान लो ये घर है, इसके दो टुकड़े कर दिए गए। ये घर है, इसके दो टुकड़े कर दिए गए। यहां जो कार्य होंगे ये क्या होंगे? व्यापारिक कार्य होंगे। कौन से होंगे? व्यापारिक कार्य होंगे। और यहां पे कौन से कार्य होंगे? राजनैतिक कार्य होंगे। कौन कौन से होंगे? राजनैतिक कार्य होंगे। कौन कौन से कार्य होंगे? बताओ जल्दी। राजनैतिक कार्य होंगे, इस तरीके से समझ लो। ठीक है ना, ये सभी क्या थे? ब्रिटिश कंपनी से इस एक्ट ने क्या कर दिया था? व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से क्या कर दिया गया था? बिल्कुल अलग कर दिया गया था, बिल्कुल अलग। ठीक है ना, उसके बाद इसी एक्ट में इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। जी हां, किसकी स्थापना की गई थी? नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। और वो उसमें सदस्य कितने थे? 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। और उनमें से एक पद जो था वो पहला पद था हमारा चांसलर ऑफ एक्सचेकर। पहला पद कौन सा था? चांसलर ऑफ एक्सचेकर। दूसरा क्या था? उसमें एक राज्य सचिव होगा। उसमें क्या होगा? एक राज्य सचिव होगा। और तीसरे में क्या होगा? 4 व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के क्या होंगे? सदस्य होंगे। 4 व्यक्ति किसके सदस्य होंगे? प्रीवी काउंसिल के सदस्य होंगे। ठीक है ना, और उसी में गवर्नर जनरल की परिषद को 4 से कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को आप ऐसे समझ लो, गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य को 4 से कितना कर दिया गया था? 3 कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 3 कर दिया गया था। और इन 3 में से ही किसी ही व्यक्ति को सेनापति बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सेनापति बना दिया गया। इन्हीं तीन में से किसी व्यक्ति को क्या बना दिया गया? सेनापति बना दिया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद को भारत में क्या क्या शक्ति मिल गई? सैन्य शक्ति मिल गई, युद्ध करने की शक्ति, संधि राजस्व, किसी प्रदेश से संधि राजस्व की बात आ रही है तो वो मिल गया, एवं देशी रियासतों का विलय आदि, और जो भी जितने भी काम होंगे उन प्रदेशों में, इन सभी किसके अधीन आ गई थे? ये सारी चीजें गवर्नर जनरल की परिषद के अधीन आ गए थे। किसके अधीन आ गए थे? गवर्नर जनरल की परिषद के अधीन आ गए थे।
ठीक है ना, याद रखना आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गवर्नर जनरल की परिषद को भारत में सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि राजस्व एवं देशी रियासतों का विलय विलय और जो भी जितने भी काम होंगे ईटीसी, ठीक है ना, ईटीसी जितने भी काम होंगे वो गवर्नर जनरल की किसके अधीन होंगे, किसके अधीन होंगे, परिषद के अधीन होंगे, ठीक है ना। और इसी एक्ट के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों को, ये चीज देखो, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, लगा दिया, क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। कंपनी के कर्मचारियों को किसी से उपहार लेने पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया। किस एक्ट के तहत, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है ना। आगे देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद हमारा एक चार्टर एक्ट और आता है, 1793 चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है, इस एक्ट के बारे में हम जानकारी करते हैं। क्या है, इस एक्ट में है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापारों को क्या कर दिया गया, 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। इससे ये समझ लो कि मान लो कि मैंने कोई भी घर लिया, ठीक है, वो लीज पे लिया था मैंने 20 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए मैंने कोई घर लिया, ठीक है ना, और लीज पे ले लिया मैंने, और मेरी 20 ईयर्स के बाद मेरी लीज खत्म हो जाती है, तो उसका मालिक आता है और कहता है कि भाई चलो तुम्हारा हो गया, तो मैं फिर उससे कहूंगा कि भाई मुझे फिर 20 साल के लिए तुम एग्रीमेंट दे दो, लीज दे दो, ठीक है ना, 20 साल के लिए मुझे एग्रीमेंट कर दो। कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। और ऐसे ही फिर मैं आगे 20 साल के लिए फिर उसी घर में रहने लग जाऊंगा। ऐसे ये था कि इसकी जैसे ही लीज की डेट जो खत्म होती थी, फिर ये ऐसे आगे करके 20-20 वर्ष कर करके ये चीजों को बढ़ाते रहे। उसके बाद है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का जो वेतन था वो भारतीय कोष से दिया जाने लगा, भारतीय कोष से दिया जाने लगा। किससे दिया जाने लगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को किससे दिया, वेतन किससे दिया जाने लगा, भारतीय कोष से इनको वेतन दिया जाने लगा था। इसके बाद क्या है कि सभी कानूनों और विनियमों की व्याख्या का अधिकार, विनियमों की व्याख्या का अधिकार किसको दे दिया गया, न्यायालय को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, जितने भी कानून बनेंगे, जितने भी कंपनी से जितने भी कानून बनेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी से जितने भी कानून बनेंगे वो या नियम बनेंगे, उनकी व्याख्या करने के लिए किसको अधिकार दे दिया गया था, न्यायालय को दे दिया गया था। किसको अधिकार दे दिया गया, न्यायालय को दे दिया गया। इसके आगे देखते हैं, आगे का जो चार्टर एक्ट है वो है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा, 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें भारत में पहली बार, इस एक्ट में क्या था कि भारत में पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में पहली बार धर्म प्रचार करने की आज्ञा दे दी गई थी। जी हां, भारत में जो हमारे सबसे पहले जो प्रचार आया था वो किसके लिए आया था, ईसाई मिशनरियों का प्रचार हुआ था। और ये प्रचार ये प्रचार करने के लिए किसने आज्ञा दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है ना। और क्या करने के लिए दे दी थी, धर्म प्रचार करने की आज्ञा दे दी थी भारत में पहली बार। क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के बीच में, पेपर में पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार धर्म प्रचार करने की आज्ञा किस एक्ट के तहत आई थी, ईसाई मिशनरियों की धर्म प्रचार करने की आज्ञा किस एक्ट के तहत मिली थी। तो किस एक्ट के तहत मिली थी, 1813 का चार्टर एक्ट के तहत मिली थी, ठीक है ना। और इस कंपनी में क्या था, कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो थे, कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो थे वो समाप्त कर दिए गए थे। क्या कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे। किसके साथ, भारत के साथ। किसके साथ समाप्त कर दिए गए थे, भारत के साथ। लेकिन इस एक्ट में यह भी कहा गया था कि जो चीन से व्यापार हो रहा है, कंपनी का जो चीन से व्यापार हो रहा है, और जो चाय का व्यापार है, चाय का व्यापार, चाय का व्यापार कैसा रहेगा, यथावत बना रहेगा। इस कंपनी ने व्यापारिक अधिकार जो थे वो बिल्कुल समाप्त कर दिए गए थे कंपनी से, लेकिन भारत के साथ जो चीन और चाय का व्यापार था वो यथावत बना रहेगा, जैसा पहले
हो रहा था, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। आगे क्या है कि भारतीयों की शिक्षा पर, भारतीयों की जो भारत के लोग थे जो पढ़ना चाह रहे थे उनकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का, 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था इस एक्ट के तहत, कि भाई साल में हम 1 लाख रुपए प्रत्येक भारतीय की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, ठीक है ना, ये इस एक्ट में उपबंध किया गया था। और कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति कंपनी को गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया था, नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया था। जी हां, कंपनी को गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति नियुक्त करने को क्या कर दिया गया था, अधिकार दे दिया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया था, पानी पी लेता हूं मैं। जी हां, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी एक्ट के तहत अगले 20 वर्ष के लिए जो भारतीय प्रदेश थे, भारतीय प्रदेशों भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण करने के लिए 20 वर्ष की अवधि और बढ़ा दी गई थी। क्या करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए अवधि क्या कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण करने के लिए क्या कर दी गई थी, 20 वर्ष की और अवधि बढ़ा दी गई थी। अभी जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था। इसके आगे देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। जी हां, 1833 का चार्टर एक्ट क्या कहता है कि भारत में अंग्रेजी शासन द्वारा पहली बार संविधान निर्माण के संकेत दिखे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का जो संविधान निर्माण हुआ था उसमें पहली बार अंग्रेजी शासन द्वारा किस चार्टर एक्ट के तहत निर्माण के संकेत दिखे, संविधान निर्माण के संकेत दिखे थे। तो किस चार्टर एक्ट के तहत दिखे थे, 1833 चार्टर एक्ट के तहत इसमें संविधान निर्माण के क्या दिखे थे, पहली बार संकेत दिखे थे। चीन तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार जो था वो कंपनी से क्या कर दिया था, बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। और केवल कंपनी के पास क्या छोड़ा था, राजनीतिक कार्य ही छोड़े थे। कंपनी के पास जो थी पहले, तो इससे पहले एक्ट में क्या हो रहा था कि चाय और चीन के जो व्यापार थे वो तो यथावत कंपनी करेगी भारत के साथ, लेकिन अब इस एक्ट में क्या कर दिया गया, चीन और चाय के व्यापार जो थे वो एकाधिकार बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। और केवल क्या रहेगा, कंपनी के पास राजनीतिक कार्य ही होगा। कंपनी क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कार्य ही करेगी। उसके बाद क्या कहता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जी हां, बंगाल का गवर्नर जनरल अब किसका बना दिया गया, गवर्नर जनरल भारत का। और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, किसको बनाया गया, विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन है, विलियम बेंटिंग। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिंग, ठीक है ना। इस चीज को अच्छे से याद रखना। और अंग्रेजों को, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैं लिख दे रहा हूं इंपॉर्टेंट। और अंग्रेजों को भारत में बिना अनुमति पत्र के
अंग्रेजों को भारत में बिना अनुमति पत्र के रहने की, जमीन खरीदने की तथा आने जाने की आज्ञा दे दी गई थी कि आप अब भारत में आके जमीन खरीद सकते हो, व्यापार कर सकते हो, रह सकते हो, घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब कंपनी की तरफ से तुम्हें किसी भी प्रकार का अधिकार पत्र लेने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल अधिकार पत्र क्या कर दिया था, खत्म कर दिया गया था, ठीक है ना। और गवर्नर जनरल की जो सरकार थी, अब वो भारत सरकार या भारत परिषद कहलाने लगी। जी हां, गवर्नर जनरल की जो सरकार थी अब वो क्या कहलाने लगी, भारत सरकार या भारत परिषद कहलाने लगी। और एक व्यक्ति था एलन वरो। एक व्यक्ति था कौन, एलन वरो। इसने दास प्रथा को विधि के विरुद्ध बताकर, एलन वरो एक व्यक्ति था, एलन वरो, और इस व्यक्ति ने विधि के विरुद्ध बताकर किसको, दास प्रथा को 1843 में क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दास प्रथा को खत्म करने वाला कौन था, तो कौन था, एलन वरो। आप सही से देख लो, मैं सही से लिख देता हूं, कलर चेंज कर लूं। एलन वरो जो था वो दास प्रथा को विधि के विरुद्ध बताकर 1843 में क्या कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है ना। और कंपनी के प्रदेशों, इस चीज को याद रखना अच्छे तरीके से, कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले भारतीय जो किसी भी धर्म से, किसी भी वंश से, कोई भी रंग हो, कैसा भी, काला गोरा भूरा, जैसा भी रंग हो, अथवा जन्म स्थान के आधार पर अगर वो व्यक्ति किसी भी पद के लिए योग्य है, किसी भी पद के लिए क्या है, योग्य, तो उसे वंचित नहीं किया जाएगा, यहां भारतीयों के लिए थोड़ा सा सोचा गया था कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले सभी भारतीय जो किसी धर्म से हो, किसी वंश से हो, किसी रंग से हो, अथवा जन्म स्थान के आधार पर जिस पद के लिए जो व्यक्ति योग्य होगा उस पद के लिए उसे क्या नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। उस पद के लिए क्या नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट में क्या है, इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है, ये एक्ट क्या कहता है कि कंपनी के सुधार के लिए ये डलहौजी द्वारा लाया गया था। 1853 का जो चार्टर एक्ट था ये कंपनी के सुधार के लिए, हालांकि जितने भी चार्टर एक्ट आए थे वो सभी कंपनी के सुधार, जितने भी कंपनी के दोष हुआ करते थे उनके सुधार के लिए ही चार्टर एक्ट लाए जाते थे, ठीक है। लेकिन ये भी किसके लिए आया था, कंपनी के सुधार के लिए आया था। बंगाल को अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, बंगाल को अब क्या कर दिया गया था कि जो बंगाल जो होगी, बंगाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया। यहां भाई अधिकार बहुत मिलते हैं इनको, हर एक्ट के बाद कोई न कोई अधिकार दे दिया जाता था, हर एक्ट के बाद कोई न कोई अधिकार दे दिया जाता था। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया गया, बंगाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त करने का क्या कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया, तथा विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को बिल्कुल अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, विधायी परिषद और कार्यकारी जो परिषद थी उसको बिल्कुल क्या कर दिया, अलग कर दिया गया। और संपूर्ण भारत में इस एक्ट के बाद क्या कर दिया गया, संपूर्ण भारत में 12 सदस्यीय, कितने, 12 सदस्यीय विधानमंडल की स्थापना की गई। 12 सदस्यीय विधानमंडल की क्या की गई, स्थापना की गई। और इसका जो प्रमुख कार्य था, इस विधानमंडल परिषद का जो मुख्य कार्य था क्या था, देश के लिए विधि बनाना। क्या करना, देश के लिए विधि बनाना था। और इस अधिनियम, जो भी विधि बनेगी, जो अधिनियम बनेगा, उस अधिनियम के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेना अनिवार्य था। क्या था, अनिवार्य था। याद रखना, अधिनियम की गवर्नर जनरल कोई जो भी अधिनियम बनेगा उस अधिनियम के लिए
पारित करने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। और आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चीजों को स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला था हमारा 1784 का चार्टर एक्ट, जो कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद आया, जो कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या था कि 1781 असफलता के बाद आया। एक ब्रिटिश प्रवर समिति के, किसके, ब्रिटिश प्रवर समिति के एक अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका नाम था एडमंड वर्ग। एडमंड, यहां भाई सही कर लेना इसे, एडमंड वर्क हो है, ये क्या है, एडमंड वर्क है, वर्ग नहीं है, एडमंड वर्क है, इसे सही कर लेना आप, ठीक है ना। आगे देखते हैं आगे क्या है। और इनके अनुसार क्या था कि कलकत्ता की जो सरकार होगी वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए क्या बनाएगी, विधि या कानून बनाएगी। और यहीं से ब्रिटिश कंपनी को कानून बनाने के लिए दो स्रोत मिल गए थे। कौन कौन से, एक तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि क्या था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन था, और ये किसके अधीन था, 1781, ये किसके अधीन था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि क्या करता था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि या कानून बनाता था, ठीक है ना। उसी के बाद एक एक्ट आया 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या था, कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था ये, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है इसका जो मुख्य उद्देश्य था पिट्स इंडिया एक्ट का, भारत में ब्रिटिश सरकार का अधिकार, भारत में ब्रिटिश सरकार का अधिकार ही करना था। और ब्रिटिश कंपनी व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। ब्रिटिश कंपनी से व्यापारिक और राजनीतिक जो क्रियाकलाप थे उन सभी को क्या कर दिया गया, बिल्कुल अलग कर दिया गया। इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई, जिसमें एक पद था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, दूसरा पद था एक राज्य सचिव, और 4 सदस्य जो होंगे वो प्रीवी काउंसिल के सदस्य होंगे। और गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को 4 से कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। और इन्हीं 3 में से किसी एक को क्या बना दिया गया, सेनापति बना दिया गया। इन्हीं 3 में से किसी एक को क्या कर दिया गया, सेनापति बना दिया गया, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। और भारत को परिषद में सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों का विलय आदि ये सभी चीजें गवर्नर परिषद के क्या कर दी गई थी, अधीन कर दी गई थी। भाई जाओ तुम सैन्य शक्ति संभालो, युद्ध संभालो, संधि राजस्व देखो, और देशी रियासतों का जितने भी विलय होते हैं उन सभी की चीजों को गवर्नर जनरल की किसके अधीन कर दिया गया था, परिषद के अधीन कर दिया गया था। उसके बाद कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगे देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन जो था वो कहां से दिया जा रहा था, भारतीय कोष से दिया जा रहा था। सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार किसको दे दिया गया था, न्यायालय को दे दिया गया था। आगे देखते हैं आगे क्या है 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में क्या था कि भारत में पहली बार ईसाई मशीनरियों को धर्म प्रचार करने की आज्ञा दे दी गई थी। कंपनी द्वारा धर्म प्रचार करने की क्या दे दी गई थी, आज्ञा दे दी गई थी, ठीक है ना। और कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, बिल्कुल। लेकिन भारत के साथ चीन और चाय का व्यापार यथावत बना रहेगा जैसे पहले चलता आ रहा है। और भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था इस एक्ट के तहत। और ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से 20 साल के लिए क्या कर दिया गया था, भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण करने के लिए उसे क्या कर दिया गया था, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, याद रखना, ठीक है ना। आगे देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट में क्या था कि भारत में अंग्रेजी शासन द्वारा पहली बार संविधान निर्माण के संकेत दिखे। पहली बार संविधान निर्माण के क्या दिखे, संकेत दिखे। चीन तथा चाय के व्यापार का एक अधिकार बिल्कुल खत्म कर दिया गया था और राजनीतिक कार्य ही छोड़े थे। बस क्या छोड़े थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल और केवल क्या करेगी, राजनीतिक कार्य ही देखेगी और व्यापार कोई और देखेगा, ठीक है ना। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था, विलियम बेंटिंग, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यह है कि अंग्रेजों को भारत में बिना अनुमति पत्र के रहने की, जमीन खरीदने की और आने जाने की क्या दे दी गई थी, आज्ञा दे दी गई थी। इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। और क्या था,
गवर्नर जनरल की सरकार अब जो थी, अब गवर्नर जनरल की जो सरकार थी वो भारत सरकार या भारत परिषद कहलाने लगी, भारत सरकार या भारत परिषद कहलाने लगी। और एक व्यक्ति हुआ करता था एलन वरो, एलन वरो, उसने दास प्रथा को विधि के विरुद्ध बताकर 1843 में क्या कर दिया गया था, बिल्कुल खत्म कर दिया था कि भाई ये विधि के विरुद्ध है और ये ऐसा नहीं हो सकता। तो इसने इस प्रथा को क्या कर दिया गया था, बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। ठीक है। और भारत के प्रदेशों में रहने वाले सभी भारतीय जो किसी धर्म से हो, किसी वंश से हो, किसी भी रंग से हो, अथवा जन्म स्थान के आधार पर जो भारतीय जिस पद के लिए योग्य होगा उसे क्या नहीं किया जाएगा, उसे वंचित नहीं किया जाएगा, उसे वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था, ये जो एक्ट आया था कंपनी के सुधार के लिए आया था और इसे कौन लेके आया, डलहौजी लेके आया। बंगाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त करने का क्या दे दिया गया था, अधिकार दे दिया गया। और विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को एक दूसरे से क्या कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। और इसी के तहत संपूर्ण भारत में 12 सदस्यीय विधानमंडल की क्या की गई, स्थापना की गई। और इसी विधानमंडल का जो प्रमुख कार्य था वो क्या था, देश के लिए विधि बनाना, और जो भी अधिनियम बनेंगे उस अधिनियम को पारित करने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेना बिल्कुल क्या कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। और ये गवर्नर जनरल अगर चाहता तो ये वीटो का यूज भी कर सकता था। किसका यूज कर सकता था, वीटो का। मान लो कि अगर इससे कोई अधिनियम पसंद नहीं आया तो ये वीटो का यूज करके उस अधिनियम को अपने पास रख लेता, जैसे आज के दौर में हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है ना। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा वो सभी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ, और जो भी कमियां रही हो उसे फिर से कमेंट बॉक्स में बताओ, जिससे मैं आगे चल के और सारी चीजों को सुधारता चलूं। ओके, जय हिंद।